हम में से जो लोग सिर्फ स्लो रेपिटेशन करते हैं वेट ट्रेनिंग करते वक्त मसल बिल्ड करने के लिए, उसका लॉन्ग टर्म डैमेज उनकी लाइफ पे क्या होता है और क्यों ज़रूरी है इस आदत को जल्दी से फिक्स करना। इस एपिसोड में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले एक मिनी रैंट। कुछ लोगों का मानना है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का सोल पर्पस होता है मसल बिल्ड करना। मसल हाइपरट्रोफी के 3 प्राइमरी मैकेनिज्म्स होते हैं: मैकेनिकल टेंशन, मसल डैमेज और मेटाबॉलिक स्ट्रेस। तो एक्सरसाइज सिलेक्शन में ऐसे लोगों का फोकस ज़्यादा मैकेनिकल टेंशन पे होता है। अगर सेम मैकेनिकल टेंशन हम अचीव कर सकते हैं टारगेट मसल के लिए किसी आइसोलेटेड एंड सपोर्टेड एक्सरसाइज से, तो अकॉर्डिंग टू देम हम कंपाउंड मूवमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं उस आइसोलेटेड मूवमेंट से। ये प्रेमिस ही गलत है, डिस्ट्रक्टिव है सोसाइटी के लिए, और उनको ये अपने इनएक्सपीरियंस की वजह से पता नहीं चलता। अगर आप एक फिटनेस प्रोफेशनल हो तो ये आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने क्लाइंट को ये बताना कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का प्राइमरी पर्पस जनरल केसेस में मसल बिल्ड करना नहीं होता, बल्कि मूवमेंट पैटर्न और स्किल डेवलप करना होता है फॉर 2 सेट्स ऑफ पीपल, जनरल पॉपुलेशन एंड एथलीट्स बोथ। आप मसल हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते इस केस में, लेकिन क्योंकि आप रेजिस्टेंस या वेट ट्रेनिंग कर रहे हो विद प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, उसका हैप्पी साइड इफेक्ट या बाय प्रोडक्ट होता है मसल बिल्डिंग या मसल हाइपरट्रोफी। तो मसल हाइपरट्रोफी या मसल बिल्डिंग को सेकेंडरी पर्पस बुला सकते हैं या कुछ केसेस में टर्शियरी। अब यहाँ पे आपका क्लाइंट आपको बोल सकता है कि उसका पर्सनल मोटिवेशन है मसल बिल्ड करना या एस्थेटिक ट्रेनिंग, और इसलिए उसको मसल फर्स्ट अप्रोच चाहिए, विच इज़ फाइन, नॉट आइडियल बट फाइन। ये तीसरे तरह के लोग हैं, इनको हम जनरल पॉपुलेशन में काउंट नहीं कर सकते और ना ही एथलीट की कैटेगरी में। आप इनको बॉडी बिल्डर्स बुला सकते हो, अब चाहे वो कंपेटिटिव या नॉन कंपेटिटिव है। उनका गोल हो सकता है मास मॉन्स्टर बनना या फिर बीच बॉडी। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, नॉट जस्ट एज रियल वर्ल्ड फिटनेस प्रोफेशनल बट इवन एज एन ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर, स्पेशली एज एन ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर, क्योंकि आपकी रीच ज़्यादा है। वेट ट्रेनिंग करने का पर्पस सिर्फ मैकेनिकल टेंशन बिल्ड करना नहीं होता, नहीं तो हम सब लोग सिर्फ स्लो पैसिव आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करके निकल जाते जिम से। हम कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करना चाहते हैं, उसकी नीड है हमें। ऐसे मूवमेंट जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए चैलेंजिंग हो, ऐसे मूवमेंट जो हमें फोर्स करे टू स्विच ऑन आवर कोर मसल्स इन अ फ्री स्टैंडिंग पोजिशन, ऐसे मूवमेंट जो हमारी बॉडी को अटेंशन मोड में लेते आए बाय स्विचिंग ऑन ऑल द स्टेबलाइजर्स एंड सिनर्जिस्ट, ऐसे मूवमेंट्स जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 के रिलीज को बढ़ाए, ऐसे मूवमेंट्स जो किनेटिक चेन को इंगेज रख सके, ऐसे मूवमेंट्स जो प्रोप्रियोसेप्शन और कोऑर्डिनेशन को शार्पन करे, ऐसे मूवमेंट जो हमें प्रिपेयर कर सके लाइफ और स्पोर्ट के केओटिक और डायनामिक सिचुएशन से डील करने के लिए, ऐसे मूवमेंट जो हमें वियर्ड और ऑकवर्ड पोजीशन में आने के लिए अलाउ कर सके बिना इंजरी लिए हुए। पूरी लिस्ट मैं कवर नहीं करूंगा, लेकिन इतने सारे रीजंस हैं हम क्यों जिम में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मूवमेंट्स प्रेफर करते हैं ओवर आइसोलेटेड एंड सपोर्टेड एक्सरसाइजेस, इवन दो सेम मैकेनिकल टेंशन टारगेट मसल के लिए आइसोलेटेड एक्सरसाइजेस से अचीव किया जा सकता है। अगर आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन सिर्फ मैकेनिकल टेंशन की बेसिस पे होता है तो आई एम अफ्रेड आपकी समझ बहुत कम है। आप सिर्फ ये एक्सपोज कर रहे हो कि आपके नॉलेज की रेंज कितनी लिमिटेड है। सिर्फ मैकेनिकल टेंशन एक्सरसाइज सिलेक्शन का रीज़न नहीं होता और ना होना चाहिए। इसलिए आइसोलेशन एक्सरसाइजेस को जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली, हम सप्लीमेंट्री या एक्सेसरी मूवमेंट्स बुलाते हैं। हम वेट लिफ्ट करते हैं ताकि हम बेटर मूवर बन सकें, ज़्यादा रिजिलियंट एथलीट बन सकें। एथलीट बनने के लिए कंपेटिटिव होना ज़रूरी नहीं है। वो सब लोग जो ट्रेनिंग करते हैं वो एथलीट हैं, जैसे वो सब लोग जो म्यूजिक प्रैक्टिस करते हैं म्यूजिशियन है। उनका प्रोफेशनल म्यूजिशियन होना ज़रूरी नहीं है। एंड ऑफ रैंट। अब एपिसोड शुरू करते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मसल्स आपको नॉन फंक्शनल बनाते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। आपका ट्रेनिंग मेथड आपको नॉन फंक्शनल बनाता है। कैसे? आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग स्टैटिक या आइसोलेटेड मूवमेंट में
स्ट्रांग होते हैं लेकिन डायनामिक मूवमेंट्स में स्ट्रांग नहीं होते। तो ये डिस्क्रिपेंसी कहाँ से आती है? अगर आइसोलेटेड मूवमेंट्स में स्ट्रांग है तो मतलब उनके मसल्स अच्छा खासा फोर्स जनरेट कर पा रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है फोर्स ट्रांसफर में। दिस इज वन ऑफ द रीजंस हमारा प्राइमरी फोकस आइसोलेटेड ट्रेनिंग पे क्यों नहीं होता। किसी भी एक मसल या मसल ग्रुप को ट्रेन करने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किनेटिक चेन को ट्रेन करना। अब ये किनेटिक चेन क्या है? हमारी बॉडी सिर्फ आइसोलेटेड इंडिविजुअल पार्ट से नहीं बनी। किनेटिक चेन जॉइंट मसल्स का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो हमें कोऑर्डिनेटेड और कोहेसिव मूवमेंट्स में हेल्प करता है। आइसोलेटेड एक्सरसाइजेज में मसल्स लोकलाइज्ड फोर्स जनरेट करते हैं। लोकलाइज्ड मतलब वो कन्फाइंड है, मतलब वो फोर्स कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा। लेकिन डायनामिक मूवमेंट्स में फोर्स का ट्रांसफर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब इस केस में आपके मसल्स को सिनर्जी में काम करने की ज़रूरत है एक साथ। इसलिए आइसोलेशन एक्सरसाइजेस से आप शो मसल्स बिल्ड कर सकते हो लेकिन फ्लूइड ट्रांसफर ऑफ फोर्स कैसे होता है वो नहीं सीख पाओगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत फंक्शनल नहीं हो पाएगी, एथलेटिसिज्म लैक करेगी और आप इंजरी प्रोन हो जाओगे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किनेटिक चेन का मेन पर्पस होता है सीमलेस ट्रांसफर ऑफ फोर्स। किनेटिक चेन के साथ हमारा गोल होता है फोर्स समेशन। हम फोर्स जनरेट करते हैं डायनामिक मूवमेंट्स में ग्राउंड अप से, इसलिए फ्री स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज ज़्यादा फंक्शनल मानी जाती है। अगर फ्री स्टैंडिंग एक्सरसाइज पॉसिबल है तो पहली प्रायोरिटी उसको मिलनी चाहिए ओवर सीटेड और लाइंग एक्सरसाइजेज। फोर्स ट्रांसफर करते वक्त मान लो कि चेन में कोई लिंक वीक है या स्टिफ है तो वो ऑब्वियसली डिसरप्ट करेगा फ्लो को, मतलब आपका मूवमेंट एफिशिएंट नहीं होगा। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स ट्रांसफर के वक्त। किसी भी ओलंपिक लिफ्टर, मार्शल आर्टिस्ट, जिमनास्ट या किसी भी एथलीट से पूछो, फोर्स ट्रांसफर की टाइमिंग ऊपर नीचे हो गई तो मूवमेंट सफर करेगा। किनेटिक चेन में कोर मसल्स का बहुत बड़ा रोल है। ये ब्रिज का काम करते हैं फोर्स ट्रांसफर के वक्त लोअर बॉडी से अपर बॉडी में। आपके लिम्स मूव कर रहे होते हैं और कोर मसल्स बॉडी को स्टेबलाइज करती है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कोर, आपको सारे मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना भी सीखना होता है। अगर वो नहीं आता तो डिस्कनेक्ट होगा जॉइंट टू जॉइंट फोर्स ट्रांसफर में। इस कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपको इंटेंशनल ट्रेनिंग करनी होगी नर्वस सिस्टम को ट्रेन करने के लिए। ये एक स्किल है जिसको बिल्ड करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए। आप जितने डाइवर्स मल्टी जॉइंट मूवमेंट्स करते हो आपका अपने किनेटिक चेन पे कंट्रोल उतना अच्छा होता है। ज़्यादातर फिटनेस पेजेस पे आप देखोगे कि इन्फ्लुएंसर्स यूजुअली बॉडी बिल्डिंग और हाइपरट्रोफी रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करते हैं एंड दैट्स अबाउट इट। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला कि बॉडी बिल्डिंग मूवमेंट और हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग अब प्रीटी बेसिक इन नेचर, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। कहने का मतलब है कि आप वैनिला मूवमेंट्स यूज़ करते हो वेट ट्रेनिंग करते वक्त, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन वगैरह वगैरह। इन मूवमेंट्स को स्टडी करना और एक्सप्लेन करना रिलेटिवली आसान है क्योंकि ये फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं। लेकिन इससे एथलीट्स और जनरल मास के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होते क्योंकि ये रियल वर्ल्ड और स्पोर्ट दोनों काफ़ी डायनामिक होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और इस कम्प्लेक्सिटी की वजह से इनको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है और इस वजह से एथलीट्स को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा। सिर्फ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जिम जाके बेसिक मूवमेंट करके बॉडी कैसे बनानी है, अब चाहे वो बॉडी नॉन फंक्शनल ही क्यों ना हो। नॉन फंक्शनल बॉडी एथलीट्स के लिए इररिलेवेंट है। आप बहुत इंप्रेसिव नॉन फंक्शनल बॉडी सिर्फ आइसोलेटेड और सपोर्टेड एक्सरसाइजेस से बिल्ड कर सकते हो बिना कंपाउंड मूवमेंट्स किए हुए। एथलीट्स को एक्सप्लोसिवली वेट लिफ्ट करना होता है, स्पीड एजिलिटी ट्रेनिंग करनी होती है, डायनामिक मूवमेंट्स करने होते हैं और इतना रेजिलियंट होना होता है कि अचानक से कोई इंजरी ना हो जाए। और इसलिए वो जिम के सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट में पहले प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग से फास्ट मूवमेंट करना सीखते हैं, अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करते हैं। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इन फिटनेस पेजेस को जो चला रहे हैं उन लोगों को वैनिला मूवमेंट्स का ही एक्सपीरियंस है और एथलेटिक मूवमेंट्स उन लोगों ने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, इसलिए वो बायस्ड हैं। एथलेटिक मूवमेंट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को अपने कुएं से बाहर निकल के देखना होगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। एक एडवाइस मैं अक्सर सुनता हूँ कि आपको वेट्स के साथ हमेशा स्लो रेपिटेशंस करने चाहिए। इट इज़ अ बैड एडवाइस, नॉट नेसेसरली रॉन्ग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट बट बैड। और आज हम इसके डैमेजिंग इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप एपिसोड 15 ज़रूर देखना। उस एपिसोड में मैंने फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप को डिस्कस किया है। उसमें मैंने इसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है।
Okay, moving forward. अगर आपके वेट ट्रेनिंग का डोमिनेंट स्टाइल स्लो है तो वो बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बट पावर, स्ट्रेंथ, एथलेटिक परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी और सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इनएफिशिएंट है। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही तरीका है मैक्सिमम इंटेंडेड वेलोसिटी ट्रेनिंग। इसलिए आप ओलंपिक वेट लिफ्टर्स, पावर लिफ्टर्स, स्प्रिंटर्स, जंपर्स, थ्रोअर्स, बॉल एथलीट्स, रैकेट एथलीट्स, सारे कॉम्बैट एथलीट्स इंक्लूडिंग मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट, इनको एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग करते हुए ज़्यादा देखते हो, क्योंकि वो मूवमेंट, फंक्शन एंड परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग करते हैं। आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि पावर लिफ्टर्स स्लो मूव करते हैं। पावर लिफ्टर्स का इंटेंशन स्लो मूव करना नहीं होता। अगर वो स्लो मूव करेंगे तो सारे मोटर यूनिट्स को रिक्रूट नहीं कर पाएंगे और वेट लिफ्ट नहीं होगा। उनका इंटेंशन होता है मैक्सिमम वेलोसिटी पे मूव करना, लेकिन वेट इतना ज़्यादा होता है कि मूवमेंट स्लो होती है। इसलिए मैंने बोला मैक्सिमम इंटेंडेड वेलोसिटी फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को इंस्टेंटली एक्टिवेट करने के लिए। बाय द वे, हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग इन सारे एथलीट्स की ट्रेनिंग रेजिमेंट का पार्ट होता है एज एन एक्सेसरी मोड ऑफ ट्रेनिंग। जब कुछ इन्फ्लुएंसर्स बड़ी फॉलोइंग के साथ किसी नैरेटिव को पुश करते हैं तो इवन दो वो साइंटिफिक ट्रुथ नहीं है, लेकिन वो कल्चरल ट्रुथ बन जाता है, एंड दैट इज डेंजरस। लोग ऐसा मानने लग जाते हैं कि ये सच है, ये सही तरीका है, और फिर सोसाइटी गलत डायरेक्शन में जाने लगती है। अगर हमारे पास दो चॉइसेस हैं और हम सिर्फ एक को पिक कर सकते हैं इनमें से, हाइपरट्रोफी फोकस ट्रेनिंग एंड मूवमेंट फोकस ट्रेनिंग, क्लियरली मूवमेंट फोकस ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिवली बेटर चॉइस है मेजॉरिटी के लिए, और इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके पहले हम स्लो ट्रेनिंग के इम्प्लीकेशंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैंने पहले बताया आपको कि स्लो ट्रेनिंग इज नॉट गुड फॉर स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, एथलेटिसिज्म एंड लॉन्जेविटी। जो लोग एक्सक्लूसिवली स्लो ट्रेनिंग करेंगे उनका न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन कभी अच्छा नहीं होगा। फोर्स और वेलोसिटी की कैपेबिलिटी ऑब्वियसली कम होगी और रियल वर्ल्ड स्ट्रेंथ और पावर मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे, और इससे इंजरी रिस्क भी बढ़ जाएगी। ये आखिरी पॉइंट काउंटर इंट्यूटिव है। अगर आप स्लो और आइसोलेशन मूवमेंट कर रहे हो तो जिम में आपके इंजर्ड होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी लो है, राइट? और मैक्सिमम इंटेंडेड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ट्रेनिंग वैसे भी इंटिमिडेटिंग दिखती है, बट टू बी ऑनेस्ट, जिम में जो लोग फास्ट मूवमेंट करने की वजह से इंजर्ड होते हैं वो अपने इम्पेशेंस और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से होते हैं। जिम में ये कंट्रोल हमेशा आपके पास होता है, जो कि रियल वर्ल्ड स्पोर्ट में या इवन डे टू डे लाइफ में भी एट टाइम्स नहीं होगा। तो स्लो मूवमेंट करने की वजह से आप इंजर्ड कैसे होते हो? आप जिम में इंजर्ड नहीं होते। आपके इंजर्ड होने की प्रोबेबिलिटी जिम के बाहर ज़्यादा है किसी डायनामिक मूवमेंट को करते वक्त। आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स की वजह से आपका नर्वस सिस्टम फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करने में ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, और क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है उसके वजह से आपके नर्व्स और मसल्स के बीच का कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मसल कंट्रैक्शंस और मूवमेंट पैटर्न्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब क्योंकि आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बेटर हो गया, अब आपकी बॉडी ज़्यादा इक्विप्ड है टू हैंडल रियल वर्ल्ड डिमांड्स। रियल वर्ल्ड और स्पोर्ट में अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस आते रहते हैं। हो सकता है कभी अचानक से स्प्रिंट करना पड़ जाए, या कुछ डॉज करना पड़ जाए, या मे बी सडन जंप। इन सारे सडन मोमेंट्स के लिए आपकी बॉडी बेटर प्रिपेयर्ड है। कैसे? स्लो ट्रेनिंग करते वक्त क्या होता है, पहले आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर्स रिक्रूट होते हैं, और जब वो थकते चले जाते हैं तब फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स रिक्रूट होने शुरू होते हैं। इस वजह से आपकी बॉडी सीख नहीं पाती इमीडिएटली फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करना, जिसके वजह से आपका रिएक्शन टाइम, आपकी स्पीड, एजिलिटी अच्छी नहीं हो पाती। लेकिन एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स करने की वजह से आपकी बॉडी फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को इमीडिएटली एक्टिवेट कर पाती है, जो बहुत क्रूशियल होता है स्पोर्ट या फिर इंडियन रोड पे किसी पोटेंशियल एक्सीडेंट से बचने के लिए। इन सब के वजह से किसी भी एथलीट को क्लियर एडवांटेज मिलता है। स्पीड, पावर, रिएक्शन टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग करते वक्त इसेंट्रिक्स आइडियली जनरली स्लो और कंट्रोल्ड होने चाहिए, लेकिन कंसेंट्रिक्स हाई वेलोसिटी पे, मतलब मैक्स पावर आउटपुट के साथ ज़्यादा वैल्यूएबल है। मसल मास, स्ट्रेंथ और पावर तीनों एज के साथ डिक्लाइन करते हैं, लेकिन सेम रेट पे नहीं। मसल मास थोड़ा लेट से डिक्लाइन करना शुरू करता है और उसके डिक्लाइन का रेट कंपैरेटिवली स्लो होता है।
स्ट्रेंथ विथ एज बहुत तेज़ी से डिक्लाइन करता है और पावर का डिक्लाइन तो और भी बहुत स्टीप होता है। पावर लॉस इनफैक्ट लाइफ में काफ़ी अर्ली शुरू हो जाता है, लेट 20s एंड अर्ली 30s में। मतलब आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स के लॉस का रेट स्लो ट्विच के मुकाबले काफ़ी हाई है, और अगर आप इसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो इट इज़ गोइंग टू बी एन इशू। स्ट्रेंथ और पावर जल्दी डिक्लाइन होगा तो आपकी फिजिकल डिपेंडेंसी दूसरों पे जल्दी आएगी, मतलब आप बूढ़े जल्दी होगे। इसका सल्यूशन है, जब आप यंग और एक्टिव हो अपने स्ट्रेंथ और पावर रिजर्व को बड़ा करो, और वो स्लो रेपिटेशन से नहीं होने वाला। उससे आप डमी मसल्स बिल्ड कर सकते हो, फंक्शनल नहीं। इसलिए नॉन फंक्शनल मसल्स क्रिटिसिज्म्स डिजर्व करते हैं, और इसलिए ये ब्लैंकेट एडवाइस कि वेट ट्रेनिंग हमेशा स्लो करनी चाहिए गलत है। ऑब्वियसली इसका इफेक्ट आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी आएगा, और ये लिटरेचर में बहुत क्लियर है। मैं मल्टीपल स्टडीज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी आपको समझ आया होगा कि एस्थेटिक्स वेट ट्रेनिंग का प्राइमरी गोल क्यों नहीं होता जनरल पॉपुलेशन के लिए। अभी तक मैंने स्लो ट्रेनिंग को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये कंप्लीटली यूजलेस है। ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। सबसे पहले तो ये बिगनर्स के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है टू लर्न करेक्ट टेक्निक एंड फॉर्म। इनफैक्ट बिगनर्स को कुछ महीने तक फॉर्म और टेक्निक पे सिर्फ काम करना चाहिए, ताकि एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग से पहले सारे मूवमेंट सेकंड नेचर बन जाए। स्लो ट्रेनिंग रिहैबिलिटेशन फेज में काफ़ी यूजफुल होता है ड्यूरिंग रिकवरी प्रोसेस। स्लो और आइसोलेटेड मूवमेंट्स को हम स्पेसिफिक मसल्स को टारगेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एज एक्सेसरी मूवमेंट्स और फॉर मसल हाइपरट्रोफी। सो टेक अवे ये है कि अगर आप फंक्शन, मूवमेंट, परफॉर्मेंस, पावर, स्ट्रेंथ, एथलेटिसिज्म, सेल्फ डिफेंस और लॉन्जेविटी का केयर करते हो तो ट्रेनिंग करते वक्त मैक्सिमम इंटेंडेड वेलोसिटी पे फोकस करो कंपाउंड मूवमेंट्स में। स्लो और आइसोलेटेड मूवमेंट्स के कंटेक्चुअल बेनिफिट्स हैं, उनकी जहाँ सच में ज़रूरत है वहाँ यूज़ करो। मैं भी करता हूँ। अब शायद आपको समझ में आया होगा कि हम सिर्फ मैकेनिकल टेंशन पे अपने एक्सरसाइज सिलेक्शन को बेस क्यों नहीं करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड वन। लव यू ऑल।